प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी G20 समिट की बैठक को ज्वाइन करने के लिए जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होते हैं। जब वो रवाना हो रहे थे उसी टाइम पे भारत के अंदर भी पॉलिटिकल हलचल मच गई। कमेंट ये कर दिया गया कि साहब नरेंद्र मोदी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। अब इस प्रकार के जो स्टेटमेंट आए विपक्ष की तरफ से तो एनालाइज किया गया भी आखिर में ऐसी कौन सी बात के ऊपर ये बात कही गई। जयराम रमेश जी फ्रंट में आ गए थे। अब बात यह है कि इस इवेंट के अंदर जहां प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इस G20 समिट का बायकॉट कर दिया है। अब G20 समिट का बायकॉट करना, ये वही संगठन है जो कि G7 के बाद में 1999 में जब आवश्यकता लगी कि नहीं जी, दुनिया को हम सिर्फ जो अमीर देश मिलके नहीं चला सकते, कुछ और देशों को शामिल किया गया और वहां 99 में जाके G20 की स्थापना होती है। तो फाउंडिंग मेंबर्स में से अमेरिका एक रहा है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि G20 से अमेरिका को इतनी नफरत है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब वहां जा रहे हैं तो कांग्रेस ये आक्षेप क्यों लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ट्रंप से डर रहे हैं, उनकी एब्सेंट है तो इसलिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, उनका विशेष निमंत्रण प्रधानमंत्री मोदी के लिए रहा, वो वहां पे गए। अब जब ये सवाल हुआ यूनाइटेड स्टेट से कि भाई आप वहां क्यों नहीं जा रहे हो, तो स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो प्रकट होते हैं और अपना वक्तव्य दे देते हैं। इन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो साउथ अफ्रीका की पॉलिसीज हैं वो अमेरिका के अगेंस्ट में है। आप सोचिए, साउथ अफ्रीका जैसा पूंजीवादी राष्ट्र है, वो कैपिटलिस्ट नेशन है, वो क्या ऐसी समस्या होगी, क्योंकि ब्रिक्स का तो पार्ट है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब ब्रिक्स के अंदर भी BRICS में से एस आज तक लगभग सेफ जोन में था। अमेरिका की गिद्ध दृष्टि, टेढ़ी नजर, शनि की वक्री उनके ऊपर लागू नहीं हुई थी, लेकिन अब होने लगी है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, यदि पुराने आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हैं, इस बात को हमने मजबूती से रख दिया था कि आने वाले टाइम में साउथ अफ्रीका इससे बचने वाला नहीं है। अब मार्को रूबियो ने तो यह कह दिया। अब इस स्टेटमेंट की भी अगर गहराई में जाया जाए जनाब, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा था कि साहब जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ये वो साहब बोल रहे हैं साउथ अफ्रीका के मानवाधिकार के हनन के लिए, जो दुनिया में शायद वो देश है जिसने लास्ट तक मानवाधिकारों के पक्ष में लड़ाई लड़ी और अपना हक लेकर के वो बैठा है। साउथ अफ्रीका वो देश है जिसके नींव में नेल्सन मंडेला के विचार छुपे हुए हैं, जिसके विचारों पे, नेल्सन मंडेला के विचारों पे साउथ अफ्रीका खड़ा है। ये वो साउथ अफ्रीका है। अमेरिका को तकलीफ इस बात से भी है कि साउथ अफ्रीका के जो बेसिक फंडामेंटल में ये बात क्लियर है कि जब तक फिलिस्तीन जो है वो एक आजाद मुल्क के रूप में नहीं स्टैब्लिश हो जाएगा, तब तक वो इजराइल के, वो खुद को स्वतंत्र नहीं मानेंगे, वो इजराइल के साथ में अच्छे संबंध नहीं रखेंगे। तो तकलीफ के बहुत से कारण हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, वो कुछ भी कह सकते हैं। यहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई मूल बात यह है कि वहां पे जो व्हाइट फार्मर्स है, श्वेत किसान हैं, आज तक आपने सुना होगा कि भैया जो ब्लैक हैं, जो अश्वेत हैं, जो काले हैं, उनका शोषण हो रहा था, उनके साथ में नजातीय संघर्ष हो रहे थे। उनके वहां पे आप जो पाएंगे कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो नस्ल आधारित भेदभाव होता था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भैया यहां पे श्वेत किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने गुरुवार को कहा कि उन्हें अमेरिका की ओर से लेटर भी, नोटिस मिला है, जिसमें कहा गया है कि शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बारे में उनका मन अब बदल गया है। मतलब पहले तो स्टेटमेंट दे दिया था नहीं जाएंगे, बाद में उन्होंने कहा जी हम जो है वो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव या राजदूत जो है वो भेज देंगे। अब सारे इशू को समझिए, कहां कहां क्या हो रहा है। G20 सम्मेलन जोहान्सबर्ग में चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री वहां गए हैं। अमेरिका ने पहले मना किया, लेकिन बाद में बोल दिया कि ठीक है, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देंगे। बात यहां तक ठीक चल रही थी। अब आइए मुद्दे पे कि ब्रिक्स के साथ होने का खामियाजा भुगत रहा है साउथ अफ्रीका। भुगत नहीं रहा है, लेकिन हां, साउथ अफ्रीका के प्रति यदि जो नजरिया बदला है अमेरिका का, उसका मूल कारण ब्रिक्स है। ब्रिक्स की बढ़ती हुई दोस्ती, ब्रिक्स का बढ़ता हुआ पावर से ट्रंप शुरू से परेशान रहा, इसीलिए एडिशनल टैरिफ वगैरह की धमकियां बैक टू बैक आती रही है। और ब्रिक्स की वजह भी क्यों? क्योंकि ब्रिक्स की जड़ में जब आप पाएंगे तो आप यहां पे रशिया को देख सकते हैं, आप यहां चाइना को देख सकते हैं। ये वो दो देश हैं जो अमेरिका के चंगुल में कभी फंसे नहीं, और उन्हीं के साथ में जिस समय से ऑपरेशन सिंदूर का मसला हुआ,
सीज फायर की बातें हुई, भारत ने भी करवटें बदल ली और उन्हीं बदलती करवटों से अमेरिका का जो क्वाड था वो थोड़ा टेढ़ा पड़ गया। लेकिन अब यहां पे अमेरिका के लिए चिंता का तो विषय भारत बना ही था। इसी समय पे आप देखिए कि ये हुआ क्यों था। इसलिए हुआ था कि अपने बड़बोलेपन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप भाषण में तो कुछ भी बोलते हैं। मैं ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि जयराम रमेश का जो स्टेटमेंट आया है उससे ये बात पूरी तरह से कनेक्ट होगी, तो पिक्चर एकदम साफ आपके सामने आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस समय पे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, पहलगाम अटैक होता है, निर्दोषों की जान चली गई, भारत ने जबरदस्त जिसको बोलते हैं कि वो बैकफायर किया और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सक्सेस थी। पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए, भारत से रिक्वेस्ट की और भारत ने सीज फायर कर दिया। ये जो सीज फायर था, इस सीज फायर के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लिखा जिससे कि भारतीय राजनीति में भी हलचल मच गई और विपक्ष को, जिसको कहते हैं कि एक हथियार मिला सरकार पे हमला करने का। यहां पे दुखद विषय यह है कि एक ऐसे मुद्दे पे विपक्ष ने सरकार पे वार किया जो कि देश की रक्षा, सुरक्षा और देश की विदेश नीति से जुड़ा हुआ था। विपक्ष का मूल काम है आलोचना करना। आलोचना अगर सत्ता की नहीं होगी तो लोकतंत्र का नाश हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र के अंतर्गत रहते हुए भी विपक्ष की तरफ कुछ नैतिक मूल्य होते हैं जहां पे हम सत्ता की आलोचना कुछ ऐसे मुद्दों पे तो कम से कम नहीं करते जिनका हित इस देश से जुड़ा होता है। लेकिन जब इन्होंने कहा कि भैया हमने पूरी रात जो है वो लगा दी, भारत और पाकिस्तान दोनों के लीडर से मैं बात कर रहा था और फाइनली जो है वो सीज फायर हो जाएगा, उसी बात को इंस्टेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने नकारा कि जी ऐसा नहीं है। भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न कभी करेगा। मतलब हम 1947 से मोदी जी ने शुरू किया और 2025 तक की बात लाके कह दी, तो इसमें जो विपक्ष की जो सत्ता आई वहां पे भी इन्होंने इस बात को हाईलाइट रखा कि नहीं साहब, हमने कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं, क्योंकि विदेश नीति के मुद्दे पे पार्टी नहीं होती, देश होता है। ये इसके मौलिक सिद्धांत में था। जो विक्रम मिश्री भारत के विदेश सचिव है, उन्होंने भी इस बात को कह दिया कि भैया भारत ने बहुत जिसको कहते हैं कि गोली का जवाब हम जो है वो गोले से देंगे, इसमें डरने वाले हम नहीं है। पीएम मोदी ने ट्रंप को बताया, ये कह रहे हैं कि भारत के एक्शन बहुत नपेतुले, सटीक और तनाव न बढ़ाने वाले थे। साथ ही स्पष्ट किया कि पाकिस्तान से और से गोली का जवाब हम गोले से देंगे। मतलब सीज फायर का तो मैटर ही नहीं उठता भाई। दो बातें यहां पे क्लियर हो गई। लेकिन उसके बाद में भी अब तक लगभग 60 से ज्यादा बार डोनाल्ड जे ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि सीज फायर कराने में मेरा जो है वो बड़ा भरपूर हाथ था। हाथ नहीं था, मेरा तो पूरा पैर था। वो इसलिए कहते थे क्योंकि उनको नोबेल प्राइज की फाइट थी 2000 जो अभी जो अनाउंस हुआ उसके लेके। अब वहीं पे क्या हुआ कि दुम हिलाता हुआ एक प्राणी पाकिस्तान अमेरिका की गोद में खेलना शुरू कर चुका था। उसे लगता था कि भारत तो जो है वो नहीं आ रहा है, तो चलो इसका फायदा हम उठाएं। वो जाकर के आसिम मुनीर वहां जा रहा है, उनको जो बोलते हैं कि भाई हम तो इसको नॉमिनेट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, इसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि जो किया वो इसी ने किया। अब मिला तो नहीं है नोबेल प्राइज, लेकिन इन सब चीजों ने भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों में कड़वाहट पैदा की। भारत ने मजबूती से जवाब दिया। जो खुद को ये सुपरमैन समझ के बैठे थे ट्रंप, भारत ने अपने विदेश नीति के बदलाव किए और भारत ने फिर से उस पुराने अलाइनमेंट आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना के उस जो इसको हम ट्रॉइका है, जो ये त्रिमूर्ति है, इसको डेवलप करने का प्रयास शुरू कर दिया। आप देखिए सीएनबीसी का ये न्यूज स्क्रीनशॉट है। ट्रंप कॉल्ड मोदी 4 टाइम्स बट ही डिडंट आंसर। यहां पे प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति के फोन को भारत के प्रधानमंत्री ने इग्नोर किया 4 बार। ये न्यूज में कवर हुआ है। इवन ये न्यूज जापान और जर्मनी के पत्रकारों ने हाईलाइट की थी, ये भी समझ लीजिए। इसको हमारे चैनल पे हमने इस पे वीडियो भी बनाया था। पर मुद्दा ये आता है कि जब कांग्रेस कहती है कि जी ये तो डर के मारे है, भारत के प्रधानमंत्री तो डरते हैं इसलिए वो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं क्योंकि वहां पे ट्रंप नहीं आ रहे हैं। भैया डरने वाला व्यक्ति क्या फोन नहीं उठाता? अगर आपको किसी डर लगता उसका फोन आता तो आपकी काटने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन प्रमाण इसका यहां पे है। मामला चलता रहा और रशिया का जो सपोर्ट भारत के साथ में मजबूती से खड़ा था, उस चीज ने काफी परेशान किया। और मोटी परेशानी ट्रंप के लिए ये हो गई कि रशिया तो चलो ऐतिहासिक रूप से साथ था, लेकिन ये शी जिनपिंग के साथ में गलबैयां देके कैसे इंडिया खड़ा हो गया, चीन के साथ में संबंध कैसे ठीक हो गए। चिंताजनक वक्तव्य दिए थे कि हमने हिंदुस्तान को खो दिया है, रशिया को भी खो दिया है। रशिया कब था इनका ये हमें पता नहीं, भारत तो फिर भी था। कोई बात नहीं साहब। अब इस
त्रिकोण में जो चीन के साथ में दोस्ती बढ़ी वो विशेष तकलीफ दे थी। अब ये मागा वाले मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले चिल्लाते रहे। अब वहां पे सारी बातें हो गई, भारत ने अब उसको डिसऑन कर दिया, जी हम इस बात को नहीं मानते, अमेरिका की फजीयत हुई पूरी दुनिया में, भारत अपने स्टैंड पे कायम रहा। अब आइए सर मुद्दे पे फिर से। सारी बात के बीच में जब G20 समिट के लिए मोदी जी रवाना हुए तो यहां पे जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपने स्टेटमेंट दिया अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट करके। वो जो ट्विटर पे पोस्ट किया, आप आलोचनात्मक का जो स्तर था सर वो इतना ले गए, क्योंकि एक कहते हैं, क्योंकि ये सही हो जाएगी बात अभी जो मैं बोलने वाला हूं, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। अभी देखिएगा तो जो शीशे हैं वो हम गिराने वाले हैं। इनका जो स्टेटमेंट था जनाब का, वो इन्होंने जो कवर हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में, गोइंग सिंस ट्रंप इज बाइकॉटिंग कांग्रेस टारगेट्स पीएम मोदी ओवर G20 समिट। क्या लिखा है सर? टेक्स क्या है ये, हेग्लोमैसी, यानी जो कहते गलबैया देना होता है, तो हेग्लोमैसी डिग, कुल मिला करके ये कह रहे हैं कि जाइए गलबैया कब करेंगे ये बताइए। न्यूज को थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश क्रिटिसाइज्ड पीएम मोदीज G20 अटेंडेंस सजेस्टिंग इट वाज सेफ, मतलब ये सुरक्षित थी प्रधानमंत्री मोदी के लिए, इसलिए मोदी जी वहां गए। सुरक्षित किस मायनों में, मतलब मोदी जी को किससे डर था ये पता नहीं। सेफ ड्यू टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स बाइकॉट, मतलब कि बाइकॉट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसलिए मोदी जी वहां जा रहे हैं। आगे उन्होंने बड़ी विस्तृत व्याख्या में लिखा कि भैया अगर ये इस प्रकार का कार्यक्रम इनका था, कब ये जाएंगे, अगर वहां ट्रंप होते तो मोदी नहीं जाते। इसी बात को पूरा डिटेल में हमने यहां पे लिख दिया है। अब देखिए वो आगे क्या कह रहे हैं। उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या अगले शिखर सम्मेलन में अमेरिका में होने पर मेरे अच्छे दोस्त के साथ गले लगने की भावना फिर से जागृत होगी, मतलब कुल मिला के सारा क्रिटिसाइज किया है। और इनका बोलना तो ये तक है कि भाई देखो, जो कुआलालंपुर में लिखा है ना, याद कीजिए कि कुछ दिन पहले श्री मोदी भारत आसियान शिखर सम्मेलन के लिए कुआलालंपुर नहीं गए, क्योंकि वहां पर ट्रंप जो थे वो आमने सामने उनसे मिलना पड़ता। अब बात आप सोचो यार, कितनी छोटी बात है। भारत के प्रधानमंत्री के मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, भारत के प्रधानमंत्री का ये भारत की विदेश नीति के कॉन्टेक्स्ट में निर्णय है, उसको आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो आपको क्या ही लाभ होने वाला है। आप इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई इलेक्शन लड़ने वाले हो नहीं, डोमेस्टिक ही नहीं संभल रहे, तो आपसे इंटरनेशनल क्या संभलेगा। अब बात यहां क्या आई है कि इस स्थिति के अंदर आप बात को देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप का वहां नहीं आना, मतलब डोनाल्ड ट्रंप इज बाइकॉटिंग G20, ठीक है। साउथ अफ्रीका को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अमेरिका, ये बात मार्को रूबियो कह रहे हैं, लेकिन वहां भारत जा रहा है, तो क्या ये अमेरिका के को चैलेंज नहीं है? अगर अमेरिका से भारत डरता तो भाई, अगर बड़ा भाई नहीं जा रहा, छोटे भाई की हिम्मत है, चला जाएगा। यहां पे आप देखो, अमेरिकी विरोधी भावना के समान, ये बात जयराम रमेश खुद कह भी रहे हैं कि अमेरिका का स्टेटमेंट जो है वो यही है कि भैया अमेरिकी विरोधी कदम है, तो अगर भारत ने लिया है तो ये क्या नुकसान का काम है? तो साहब इनके साथ का व्यवहार आप यूं समझिए कि भारत ने सीधा आंख में आंख मिला के जवाब दिया। अब क्या हुआ, एक सीधी खबर को पढ़ लेना और खबर को पढ़ के बोल देना कि ऐसा ऐसा हुआ। थोड़ा गहराई में जाते जयराम रमेश साहब तो एक बात समझ में आती कि किस तरीके से इनको बेइज्जत किया गया है। आप इस तस्वीर को अच्छे से आंखों में बसाइए, ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये राजदूत हैं। आगे देखो, ट्रंप ने पहले कहा था कोई भी अमेरिकी अधिकारी साउथ अफ्रीका नहीं जाएगा, इसके जवाब में भारत में साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर अनिल सुकलाल, ये अनिल सुकलाल इनका नाम है, साउथ अफ्रीका में भारत के हाई कमिश्नर हैं, ने कहा कि G20 अब इतना बड़ा मंच बन चुका है कि एक देश के न आने से भैया कोई काम नहीं रुकता। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, छोड़ो बातें। तो अनिल सुकलाल ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, माना ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेनिपोटेंशियरी सारे पावर इनके पास में होते हैं, क्या सरकार की मर्जी के बिना फिर भी ये स्टेटमेंट देते हैं? सोचिए, कांग्रेस की सत्ता इतने लंबे समय इस देश में रही है, क्या राजदूतों के द्वारा दिए गए बयान भारत के विदेश मंत्रालय से पास होकर नहीं जाते? क्या उनकी बेसिक पॉलिसी वो डिसाइड नहीं करते? तो अमेरिका का वहां नहीं आना, मार्को रूबियो का उसका विरोध करना, ट्रंप के अपने स्टेटमेंट, उसमें मोदी जी का वहां जाना, क्या ये डर है
या डराना है? सोच के देखो। दूसरी बात, अनिल सुखलाल जो कि अफ्रीका में ही हाई कमिश्नर है भारत के, उन्होंने कह दिया कोई एक देश नहीं है तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हमने अमेरिका को, वो एक है ना, वो मेम चलता है, अमेरिका कहता था तू क्या है, अब हम कहते हैं भाई तू क्या बड़ा, ऐसा वो जो सटीक बैठ रहा है, कितना गजब यहां लग रहा है। अब इनको नजर ये आ रहा है कि मोदी जी डर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आई, विपक्ष को ये बात समझ में नहीं आ रही। विपक्ष को अपनी पॉलिटिक्स का एनालिसिस करना पड़ेगा, वरना जो एक पॉलिटिकल नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, वो आने वाले 10-15 साल में संपूर्णता सिद्ध हो सकता है। यहां हम किसी पक्ष और विपक्ष में नहीं जा रहे। मूल बात यह है कि कैसे मुद्दों को आप जनता के बीच में लेके जा रहे हो। आप जब अपने ही जड़ की बुराई करने लगोगे, आप अपने ही राष्ट्र के विरुद्ध कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दोगे, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज नॉट अबाउट बीजेपी और कांग्रेस और एनडीए और यूपीए। इंडिया इज अबाउट सॉलिडरिटी, सॉवरेनिटी। अब ये स्टेटमेंट कुछ भी दे, एक सैम पेट्रोदा, जयराम रमेश, जो इनका एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हब है, राहुल जी को जरूरत है इसे बदलने की, और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको जरूरत है अपने लीडर्स में बड़े बदलाव करने की। अब मेरे साथियों, जिस कांग्रेस की बात होती है कि कांग्रेस है, आज बड़ी तकलीफ से एक बात कहता हूं कि विदेश के मुद्दों के ऊपर जो पत्थर फेंका गया है, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट के अंदर बात कंप्लीट करूंगा। पहले तो ये वो कांग्रेस है ही नहीं जो आजादी में कांग्रेस थी। इतिहास सर, ये जो एक आज का दिन करके आता है ना भास्कर के अंदर, उसका एक स्क्रीनशॉट है। 1969 में पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव में हरवाया इंदिरा गांधी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा नॉमिनेटेड को हरवाया। कांग्रेस अध्यक्ष निंजा लिंगप्पा के खिलाफ राज्यों में घूमकर समर्थन जुटाया और अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस आई फॉर इंदिरा। डीएमके और सीपीआई की मदद से अपनी सरकार को बचाया। तो ये कांग्रेस इज नॉट कांग्रेस विच वाज देयर इन अ नेशनल मूवमेंट, जो 28 दिसंबर 1885 को फाउंड की गई थी, ये वो नहीं है। ये कांग्रेस इंदिरा है, जो कि एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। पार्टी का एक छत्र राज इस देश में हुआ था, नई पार्टी बनी, लेकिन ठीक है, पार्टियों का बनना और बिगड़ने का क्रम जारी है, चलता रहेगा। अब यहां पे कुछ ऐतिहासिक क्रम में आइए। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के नाना आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो जिनके साथ आप देख रहे हैं, ये उस समय चीन के इलाके को कब्जा करने वाले, चीन में साम्यवादी क्रांति करने वाले नेताजी हैं। जिस समय पे ये सरकारें बन रही थी, यहां पे आप देखिए 1947 से 50 भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट चीन को दिलवाने का निर्णय हुआ। अमेरिका का प्रस्ताव खुद स्वीकार किया, चीन के लिए सक्रिय लॉबिंग की, तीसरी दुनिया की राजनीति को वैश्विक शक्ति के ऊपर रखा। यानी नेहरू ने नैतिकता आधारित विदेश नीति को राष्ट्रीय सामरिक हितों से ऊपर रखा, चीन के स्थायी सदस्यता में भारत की शक्ति को सीमित कर दिया। आज तक हम परेशान हैं। बताइए ये मिस्टेक का जवाब कौन देगा? हिस्टोरिक ब्लंडर जो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था, कश्मीर इशू को आप लेके चले गए यूएन के अंदर, क्यों? आपकी नीतियों की फेल्योर नहीं था क्या? लेकिन वो देश का निर्णय था, देश उसको आगे बढ़ाएगा। अच्छा बुरा, लीडर इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस ने जो निर्णय लिया उसको फॉलो किया जाएगा। फॉरेन पॉलिसी के मैटर में तो एटलीस्ट क्या रहा सर? सेनाएं आगे बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी? यूएन में मामला रोका गया। भारतीय सेना मुजफ्फराबाद मीरपुर तक नियंत्रण बढ़ा रही थी। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला रहने की बजाय वैश्विक विवाद बना। पाकिस्तान द्वारा कब्जा गई 1/3 भूमि पीओके जो है वो रह गई, और आज भी कश्मीर विवाद की जड़ का यही निर्णय जो है वो माना जाता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम बनी हुई है। 62 में जब युद्ध चल रहा था, सैम मानेकशॉ को उसी पोजीशन को याद करिए, क्या स्थितियां थी। 90 सैम मानेकशॉ का नाम, सॉरी गलत एक्चुअली नाम आ रहा है यहां पे। हाँ, लीडरशिप में तो वही गए थे। अब असम के साथ में क्या हो रहा था? माई हार्ट गोज आउट टू असम। असम के इलाकों को सरेंडर छोड़ दिया गया था मेरे साथियों। यहां पे सेना को हथियार, कपड़े, गोला बारूद नहीं दिए। माइनस टेम्परेचर में जवान बिना बूट के लड़े थे। जनरल थिमैया की चेतावनियों को अनसुना किया, क्योंकि वो कह चुके थे चीन युद्ध के लिए तैयार है। फॉरवर्ड पॉलिसी ने जवानों को फंसा दिया। हथियार विहीन पोस्ट पे चीनी बॉर्डर तक सेनाएं जो है वो भेज दी गई थी।
असम खाली करने की सरकारी तैयारी। इतिहासकार बताते हैं कि सरकार गुवाहाटी छोड़ने की प्लानिंग कर रही थी क्योंकि उनके बस में वो चीजें थी ही नहीं और इंटेलिजेंस इनपुट को लगातार नजरअंदाज किया गया। तो कुल मिलाकर के किसी भी पॉलिटिक्स को करने से पहले राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखिए। यहां पे कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष ही नहीं है। पक्ष है तो इस राष्ट्र का, पक्ष है तो इस देश का, देश है तो हम हैं। मोदी जी की क्या पॉलिसीज डोमेस्टिक लेवल पे आप अब यहां पे कुछ लोगों के जो विचारों का उल्टी जो है वो कमेंट बॉक्स में ये करेंगे, ये संघी है, ये फलाना है, जो कहना है कहो, पुराने वीडियोस देखो, तुम्हें आइडिया लगेगा। जिस समय पे इजराइल और ईरान का टेंशन चल रहा था, मेरा एक भी वीडियो इजराइल के पक्ष में नहीं था, मेरे सारे वीडियो ईरान के पक्ष में थे क्योंकि ईरान वहां गलत नहीं कर रहा था। जिस मौके पे ईरान और अमेरिका की बात आई कि परमाणु हथियार वो बनाए कि ना बनाए, उसके पक्ष में कितने ही वीडियोस हमने यहां पे बनाए हैं। मोदी जी का एससीओ समिट में जब वो टेंशन थी उस समय पे उनकी आलोचनात्मक टिप्पणी इसी वीडियो के हमने यहां की है। असदुद्दीन ओवैसी के तारीफ के पुल इसी मन से बांधे वीडियो उपलब्ध है। इंदिरा गांधी की 5 बड़ी उपलब्धियों का वीडियो उपलब्ध है। तो कुछ भी बोलने से पहले चैनल को देखना, राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। जब यहां गड़बड़ होगी तो इसी तरह से आलोचनाएं बाहर आएंगी। सुधार की रिक्वायरमेंट है। बाकी खुद की पॉलिटिक्स को कई बार क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।